मायोकार्डाइटिस में आइटिस जो है उसका मीन होता है इन्फ्लामेशन। और जो मायोकार्डिया है इट मीन्स हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, उस मायोकार्डियल लेयर जो कि क्या होती है, हार्ट की मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पंपिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए। सो जिससे क्या होगा, ये फंक्शन इसका नहीं होगा और उस कंडीशन में हार्ट की जो हार्ट है जो नॉट प्रॉपर वर्क करेगा, उस ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी। और यदि इसका फुल मायोकार्डियम लेयर का यदि इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। इस अब आगे देखते हैं मायोकार्डियम की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में क्या है, मायोकार्डाइटिस इज डिफाइंड एज फोकल एंड डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम। अब बात करते हैं फोकल क्या है। फोकल मीन्स एक कन्फाइंड टू वन एरिया। और उसके बाद बात कर देते हैं डिफ्यूज का मीन्स होती है मोर देन वन पार्ट ऑफ मायोकार्डियम। यदि उसमें यदि इन्फ्लामेशन होता है सो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इन्फ्लामेशन और प्रॉपर इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम, और इस डिजीज़ को बोलेंगे हम मायोकार्डाइटिस। Now we will move on etiological factors of myocarditis. फर्स्ट इज वायरसेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कोक्सेकी वायरसेस। कोक्सेकी के दो टाइप्स हैं, टाइप ए एंड टाइप बी दोनों हैं। ये मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं फॉर मायोकार्डाइटिस के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अदर कोजेज में है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स विच इंक्लूड्स पोलीमायोसाइटिस एंड अदर कोजेज में है बैक्टीरियाज, फंजाई, रेडिएशन थेरेपी, अदर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, और उसके साथ साथ कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं। दीज आर द कोजेज ऑफ द मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ acute pericarditis, particularly when it is caused by Coxsackie type B virulent strains। यदि B virulent strains यदि होता है तो इट मीन्स ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है मायोकार्डाइटिस के साथ। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डाइटिस। इटियोलॉजिकल एजेंट्स से मोस्ट कॉमन जो इटियोलॉजिकल एजेंट होते हैं वो वायरसेस होते हैं। वायरसेस में सबसे जो कॉमन होता है कोक्सेकी, जो अभी हमने देखा था इटियोलॉजी में, कोक्सेकी में टाइप ए एंड बी वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मायोकार्डियम की जो लेयर है उसमें इन्वेड कर जाते हैं। यदि ये इन्वेड करते हैं तो उसके बाद में ये जो कार्डियक मायोसाइट्स है उन पे अटैक करेंगे सो क्या होगा, सेलुलर डैमेज। इस कंडीशन में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। सो साइटोकाइंस और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है वो रिलीज होते हैं। इट मीन्स ये एज एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, जिसमें यदि ये प्रोसेस आगे और प्रोग्रेस करती है सो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो क्या होगा, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा विच इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ मायोसाइट्स। यदि मायोसाइट्स का यदि डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा सो क्या होगा, एट लास्ट क्या होगा, जो कार्डियक डिसफंक्शन हो जाएगा। और कार्डियक डिसफंक्शन यदि होता है सो उस कंडीशन में क्या लीड करेगा, कार्डियोमायोपैथी को। क्या लीड करेगा, कार्डियोमायोपैथी। मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डाइटिस, इट मीन्स ये सिम्टम्स रेंज करते हैं
बिनाइन कोर्स इट मीन्स विदाउट मैनिफेस्टेशन से लेके सीवियर हार्ट इन्वॉल्वमेंट। इट मीन्स एट लास्ट क्या हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ पेशेंट को हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके अर्ली सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस की। उसमें क्या है, सबसे पहले पेशेंट को फीवर, डिस्निया, उसके साथ साथ फेरिंजाइटिस, नोजिया एंड वोमिटिंग, and lymphadenopathy. These are the early sign symptoms of the मायोकार्डाइटिस। अब उसके बाद में यदि 7 to जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन यदि पेशेंट को किसी को है सो उसके बाद में आफ्टर 7 to 10 डेज के 7 to 10 डेज यदि सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस भी उसके साथ साथ है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में सिम्टम्स हो सकते हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, प्लस में प्लूराइटिक चेस्ट पेन, और ये इसके साथ साथ एक सिम्टम्स और होगा क्या, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। यदि किसी पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस भी साथ में है तो ये सिम्टम्स आएंगे, वो इंक्लूड करते हैं सबसे पहले पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, पेरिकार्डियल प्लूराइटिक चेस्ट पेन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये सिम्टम्स इन उसी कंडीशन में होंगे यदि किसी पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है। स्टडीज ऑफ मायोकार्डाइटिस, सबसे पहले उसमें है ईसीजी। ईसीजी में क्या है, ईसीजी में जो चेंजेस होंगे वो होंगे नॉन स्पेसिफिक। ईसीजी में जो चेंजेस होंगे वो नॉन स्पेसिफिक होंगे। लेकिन यदि पेरिकार्डियल का इन्वॉल्वमेंट यदि इसमें रहता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, डिफ्यूज एसटी सेगमेंट में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो उसमें है डिसअरिथमियाज मिल सकता है। उसके अलावा कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज मिल सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस की। लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या करते हैं, सबसे पहले लैब इन्वेस्टिगेशंस में जो माइल्ड टू मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में यदि इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जैसे सीआरपी लेवल है तो उसमें क्या हमें होगा, सीआरपी लेवल हमें इंक्रीज्ड मिलेगा। और उसके साथ साथ ईएसआर यदि करते हैं सो भी हमें इंक्रीज्ड मिलेगा। सो ये दोनों हमें इंक्रीज मिलेंगे। उसके साथ साथ जो मायोकार्डियल कार्डिक मार्कर्स हैं उस मार्कर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ट्रोपोनिन। सो ये जो ट्रोपोनिन लेवल है ये भी हमें एलिवेटेड मिलेगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी। उसमें क्या होता है, ये जो टिश्यूज हैं उनकी हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। वहाँ से मायोकार्डियल टिश्यूज़ को लिया जाता है। उसके बाद उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि यहाँ पे मायोकार्डियल टिश्यूज़ का कितना डैमेज हुआ है उसके लिए और कितना इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अदर इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं इकोकार्डियोग्राफी, न्यूक्लियर स्कैन्स और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये करते हैं टू इवेलुएट कार्डियक फंक्शन के लिए कितना कार्डियक फंक्शन अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डाइटिस, इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन यूज की जाती है वो है डिजोक्सिन क्या करती है, ये ट्रीट करती है वेंट्रिकुलर फेलियर को। वेंट्रिकुलर जो फेलियर इस कंडीशन की वजह से हुआ है उसको ट्रीट करती है। उसके साथ ये कैसे करती है इसको देखो, सबसे पहले ये मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इसको इम्प्रूव करती है। और उसके साथ साथ जो वेंट्रिकुलर रेट है उसको रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर जो फेलियर है
वो ट्रीट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन यूज़ की जाती है डायूरेटिक्स। अब ये डायूरेटिक्स क्या करती है? डायूरेटिक्स करेगी रिड्यूस फ्लूइड वॉल्यूम, जो फ्लूइड ओवरलोडेड है उसको रिड्यूस करेगी। उसके साथ साथ ये करेगी डिक्रीज प्रीलोड। उसके साथ क्या करेगी? जो प्रीलोड है, प्रीलोड के क्लासिफिकेशन के लिए या प्रीलोड के एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये प्रीलोड के लिए प्रीलोड को डिक्रीज़ करती है। उसके साथ साथ यदि किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन नहीं है, किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन नहीं है, उस कंडीशन में पेशेंट को आईवी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। आईवी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली है नाइट्रोप्रूसाइड और उसके साथ साथ है मिल्ड्रिनोन। ये यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन्स क्यों यूज़ करते हैं? टू रिड्यूस आफ्टरलोड। ये आफ्टरलोड को रिड्यूस करने के लिए है एंड टू इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यदि किसी पेशेंट कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी पैथोफिजियोलॉजी यदि इस डिजीज़ में मिलती है तो उसको देंगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में क्या क्या है? सबसे पहले है प्रेडनिसोन, उसके बाद में है एजाथियोप्राइम एंड साइक्लोस्पोरिन। ये मेडिकेशन है, ये इसलिए दी जाती हैं टू रिड्यूस मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन और उसके साथ साथ एंड टू प्रिवेंट, क्या करती हैं? प्रिवेंट जो मायोकार्डियल टिश्यूज़ का डैमेज है, मायोकार्डियल टिश्यूज़ डैमेज जो हो रहा है, जो कि इरिवर्सिबल होता है, उसको प्रिवेंट करती हैं। जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में जो मेडिसिन्स हैं वो हैं प्रेडनिसोन, एजाथियोप्राइम और साइक्लोस्पोरिन। वो रिड्यूस करती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को और प्रिवेंट करती है मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज को, जो कि इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद में पेशेंट को आईवी इम्यूनोग्लोबिन्स भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं। उसमें है वो उनका फंक्शन क्या है? उनका इम्प्रूवमेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन के लिए ये दी जाती हैं। उसके साथ साथ यदि किसी पेशेंट को कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन वाली कोई रिस्क पे पेशेंट है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? एंटीकोगुलेंट थेरेपी। पेशेंट को दिया जाएगा एंटीकोगुलेंट थेरेपी। इसके अलावा यदि हम कुछ स्पेसिफिक केयर भी पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन थेरेपी। इसके साथ साथ पोजीशनिंग भी इम्पोर्टेंट है। पोजीशनिंग उसको हम रख सकते हैं सेम फाउलर या फाउलर पोजीशन में। उसके बाद में प्रॉपर बेड रेस्ट पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। उसके साथ साथ जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो भी रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे, जिससे हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। सो ये भी कुछ स्पेसिफिक केयर हैं जो भी पेशेंट को दी जानी चाहिए। सो ये मायोकार्डाइटिस यहीं पे फिनिश होता है। ओके, दी एंड। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए